बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आपको कल वाला हमारा लेक्चर समझ आ गया होगा। कल अब हमने आपको कहा था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में ऑस्मो रेगुलेशन के रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ बनते होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें मैंने आप देखें शॉर्ट क्वेश्चन मेंशन कर दिए हैं, कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक तो है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है कि हाइड्रोफाइट्स, मेसोफाइट्स, जीरोफाइट्स, इनके डिफ्रेंशिएट करें आप। फिर हाइड्रोफाइट्स और एग्जांपल और उनकी एडेप्टेशन इस तरह भी पूछ सकते हैं। फिर हमारे पास तीसरा मेसोफाइट एग्जांपल, मतलब इंडिविजुअली भी वो आपसे पूछ सकता है, डिफरेंस की फॉर्म में भी पूछ सकता है, जबकि लॉन्ग क्वेश्चन में आपको वो ये भी कह सकता है कि ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स आप डिस्कस करें। और इससे जो हमारा पिछला टॉपिक था तो उसमें से भी हमारे पास हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक में से शॉर्ट बन सकते हैं, मगर उसमें से बहुत कम ही शॉर्ट बनते हैं। तो अब हम इनके MCQs देखते हैं। डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कंपेयर टू सेल कंसंट्रेशन। अगर आपको कल वाला लेक्चर याद हो तो हमने कल वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जिसमें हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है सेल कंसंट्रेशन के कंपैरेटिवली, उसको हम हाइपोटोनिक कहते हैं। इसी तरह दूसरा MCQ जो हमारे पास बनता है, एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में बी ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन एज कम्पेयर टू सेल कंसंट्रेशन। ये भी देखें आप, उसी तरह की MCQs है जैसा हमारे पास पहला MCQs था, बस स्टेटमेंट में थोड़ा उन्होंने वर्डिंग में चेंज कर दिया, तो इसका हमारे पास ये है हाइपोटोनिक आंसर। तो ये देखें आप, MCQs से एक ही MCQs मुख्तलिफ तरह से पूछा जा सकता है। यहाँ पर लिखने का मकसद भी यही था ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए किस तरह MCQs बन सकते हैं। तीसरा MCQs है हमारे पास, द मोर कंसनट्रेटेड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जितना ज़्यादा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंसनट्रेटेड होगा उसको हम हाइपरटोनिक कहते हैं। फिर फोर्थ वन, दोज प्लांट्स which have moderate water availability are called mesophytes। फिर मैंगो आपको अगर याद हो तो हमने कल डिस्कस किया है, belongs to mesophytes। the mesophyte plant is, कोई से 4 प्लांट यहाँ पर आपको वो लिख के दे सकता है, तो उसमें कहेगा कि आप बताएं कि mesophyte प्लांट्स हमारे पास कौन से हैं। तो उसमें हमने बताना है कि हमारे पास ब्रासिका, या फिर और आपको अगर याद हो तो हमने 3 प्लांट्स डिस्कस किए थे mesophyte में, ब्रासिका, रोज, मैंगो। इसी तरह ये कोई भी पूछ सकता है, कोई 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से कोई एक करेक्ट होगा, पूछ लेगा कौन सा मेसोफाइट का है, तो आपने फिर करेक्ट को मार्क करना है। फिर MCQs हमारे पास हाइड्रोफाइट पोजेसेस। हाइड्रोफाइट्स में हमने कहा था कि हमारे पास लार्ज लीव्स होते हैं, उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। क्यों सरफेस एरिया ज़्यादा होता है? ताकि उनमें वाटर लॉस जो है वो एक्सेस हो, उनमें वाटर की लॉस जो है ना, ट्रांसपायरेशन कह सकते हैं आप, ज़्यादा हो। इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट्स। ऐसे प्लांट जिनमें लार्ज लीव्स हो। फिर MCQs बनता है, द स्टोमेटा लोकेटेड ऑन द अपर सरफेस ओनली। ऐसे कौन से हमारे पास प्लांट्स थे जिनमें स्टोमेटा जो है अपर सरफेस पर प्रेजेंट होता है? तो वो प्लांट्स हमारे पास हाइड्रोफाइट्स होते हैं, ताकि एक्सेस लॉस ऑफ वाटर को प्रमोट किया जा सके। फिर MCQs है हमारे पास, द प्लांट डेट हैव अडेप्टेशंस ऑफ स्मॉल एंड थिक लीव्स टू रिड्यूस वाटर लॉस और कॉल्ड जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स ऐसे हमारे पास प्लांट्स होते हैं जो कि वेल डेवलप्ड होते हैं, इनमें बहुत सारी एडेप्टेशन होती हैं जिससे ये पानी के लॉस को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, कम कर देते हैं। क्योंकि जीरोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि या तो फिर नो सप्लाई ऑफ वाटर में ग्रो कर रहे होते हैं या फिर रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर में ग्रो कर रहे होते हैं। इसी तरह हमारे पास MCQs यहाँ से बनता है, कैक्टस जो है, कैक्टस हमने डिस्कस किया था कल के लेक्चर में, हमारे पास जीरोफाइट्स प्लांट्स। फिर इसके बाद MCQs है, प्लांट्स विद संकन स्टोमेटा, जीरोफाइट्स है। Dash did not have adaptation to remove the flooding of their cells in। तो ये हमारे पास क्या होगा? जीरोफाइट्स। क्योंकि जीरोफाइट्स में पहले ही पानी कम होता है, तो ये फिर बजाय इसके कि पानी का लॉस करें, पानी को रिमूव करें, तो ये पानी को रिमूव करने के बजाय जीरोफाइट्स क्या करते हैं? पानी को स्टोर करते हैं। These have अगला MCQs है, these have adaptations for reduced rate of transpiration। ट्रांसपायरेशन सबसे कम हमारे पास जीरोफाइट्स में। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स और ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। दोनों टॉपिक्स को मैंने कंबाइन करके यहाँ पे लिख दी है। पहले हम इन टॉपिक्स में से जो हमारे पास ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा है? डिफाइन एनहाइड्रोबियोसिस विद एग्जाम्पल। एनहाइड्रोबियोसिस क्या है उसको हमने डिफाइन करना है एग्जाम्पल्स के साथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एनहाइड्रोबियोसिस क्या है? द एबिलिटी टू टॉलरेट डिहाइड्रेशन
इज कॉल्ड या द प्रोसेस इज कॉल्ड एनहाइड्रोबियोसिस। ऐसा प्रोसेस जिससे हम टॉलरेट डिहाइड्रेशन, टॉलरेट कहते हैं बर्दाश्त करना, डिहाइड्रेशन लॉस ऑफ वाटर, ऐसी एबिलिटी जिससे हम लॉस ऑफ वाटर या पानी के रिमूवल को बर्दाश्त कर सकें, इस एबिलिटी को हम एनहाइड्रोबियोसिस कहते हैं। ये आप जब मैं आपको डिटेल में या लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ाऊँगा तो उसमें हम ये टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट या टेरेस्ट्रियल एनिमल जो हैं उनमें इसको डिस्कस करेंगे। तो इसके डिटेल से डिस्कस इंशाल्लाह तब हम करेंगे। इसे आप फ़िलहाल अब इसको शॉर्ट के तौर पर इसको देख लें। तो एग्जांपल इसमें हमारे पास क्या है, कैंगरू रैट। कैंगरू रैट एक डेजर्ट एनिमल है जो कि डिहाइड्रेशन को टॉलरेट कर सकता है बग़ैर पानी पिए। ये किस तरह फिर अपने आप को टॉलरेट करता है, किस तरह पानी के बग़ैर रहता है, क्योंकि कोई भी अगर ऑर्गेनिज़म है पानी के बग़ैर, पानी एक हमारे पास एसेंशियल कंपोनेंट है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। ताहम हमारे पास कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें कुदरती अल्लाह ताला ने ये एबिलिटी रख दी है कि वो बग़ैर वाटर पिए भी सरवाइव कर सकते हैं। तो कैंगरू रैट भी उनमें से एक एनिमल है, डेजर्ट एनिमल है। डेजर्ट्स में आपको पता है पानी की कमी होती है, वहाँ पर पानी हमारे पास नहीं मौजूद होता। इस वजह से कैंगरू रैट में एक एबिलिटी है कि वो डेजर्ट्स प्लांट्स में जो सीड्स होते हैं या प्लांट्स हैं उन पर फीड करेगा, उनको खाएगा। तो कैंगरू रैट किस तरह सरवाइव कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स वाले प्लांट्स लेगा, उनको खाएगा, फीड करेगा, और फिर कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी में, जिससे मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में वाटर की प्रोडक्शन हो रही है, वाटर बन रहा है। तो इस सारे प्रोसेस को हमने क्या कहा, एनहाइड्रोबियोसिस। इसी तरह दूसरे शॉर्ट है हमारे पास ऑस्मो कन्फर्मर्स एंड ऑस्मो रेगुलेटर्स के दरमियान हमने डिफरेंस लिखना है, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑस्मो कन्फर्मर्स एंड ऑस्मो रेगुलेटर्स। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी। ऑस्मो कन्फर्मर, कन्फर्मर जैसे कन्फर्मर नाम से जाहिर है कि स्पेसिफिक एक जो है ना इसमें कन्फर्म स्टेट आ, ऑस्मो कहते हैं वाटर या फिर सॉल्यूट कंसेंट्रेशन, कन्फर्मर जिनमें सेम रहता है वाटर और सॉल्यूट कंसेंट्रेशन। और दूसरा है ऑस्मो रेगुलेटर, रेगुलेटर मतलब जो रेगुलेट करते रहते हैं अपना वाटर और सॉल्यूट कंसेंट्रेशन। तो ऑस्मो कन्फर्मर्स क्या होंगे, दोज एनिमल विच कीप देयर बॉडी फ्लूइड्स इन आइसोटोनिक फॉर्म, जबकि ऑस्मो रेगुलेटर द बॉडी फ्लूइड कंसेंट्रेशन ऑफ दीज एनिमल वेरी एनवायरमेंट। तो ऑस्मो कन्फर्मर्स हमारे पास क्या है कि आप अगर पिछले लेक्चर्स को रिकॉल करें तो उसमें हम आइसोटोनिक फॉर्म को डिस्कस कर रहे हैं। अब आपने इसमें पिछले लेक्चर्स को रिकॉल अगर आप रखेंगे तो इंशाल्लाह आप साथ साथ हमारे डेली का डेली जिस तरह लेक्चर्स पोस्ट होंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। अगर आप डेली का डेली पढ़ेंगे तो आप इंशाल्लाह आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो ऑस्मो कन्फर्मर्स क्या है, आइसोटोनिक फॉर्म जिनमें इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सेम रहता है उसको हम ऑस्मो कन्फर्मर्स कहते हैं। जबकि ऑस्मो रेगुलेटर्स जो हैं, ऑस्मो रेगुलेटर्स एनवायरनमेंट के मुनासबत से अपने इंटरनल बॉडी फ्लूइड्स को चेंज करते रहते हैं, वेरी करते रहते हैं, तो उनको हमने ऑस्मो रेगुलेटर्स का नाम दे। तो ऑस्मो कन्फर्मर्स क्या है, ऑस्मो कन्फर्मर्स को अपना इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट को फिक्स करने की ज़रूरत नहीं होती, सॉरी एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इनमें एक फिक्स्ड स्टेट होती है। डू नॉट नीड टू एडजस्ट इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट एक्टिवली। एक्टिवली कहते हैं कि मतलब जिस तरह एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रही हैं उसके साथ साथ ही अपने इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट को एडजस्ट नहीं करते। जबकि ऑस्मो रेगुलेटर्स जो है, अभी मैंने आपको ऊपर वाले पॉइंट में भी बताया है, जिस तरह हमारे पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली उसकी मुनासबत के साथ ये अपने इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट को चेंज करते हैं, वेरी करते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो एग्जांपल्स क्या आएंगी अब हमारे पास ऑस्मो कन्फर्मर्स में, इनवर्टिब्रेट्स और हैग फिशेस। ये आपको मैं आगे डिटेल में भी बताऊंगा कि किस तरह इनमें ऑस्मो ये कन्फर्मर्स के तौर पर कौन बिहेव कर रहा है, कौन ऑस्मो रेगुलेटर के तौर पर बिहेव कर रहा है, ये इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। जबकि ऑस्मो रेगुलेटर की कौन सी है,
ऑस्मो रेगुलेटर में हमारे पास एग्जांपल आ जाते हैं, जितने भी हमारे पास वर्टिब्रेट्स हैं, बोनी फिशेस हैं या फिर आर्थ्रोपोड्स हैं, ये सारे ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं। इसी तरह आप देखें हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का रोल क्या होता है? गिव अ रोल ऑफ कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल ये हम इंशाल्लाह कल फ्रेश वाटर में डिस्कस करेंगे कि कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स क्या होते हैं। Contractile vacuoles, it play an important role in regulation in aquatic animal. It absorbs extra water from the cell and excrete it out. Contractile vacuoles क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन में ये एक इम्पॉर्टेंट रोल, इनका एक अहम किरदार होता है एक्वेटिक एनिमल्स में, ठीक है। जबकि ये क्या करते हैं, एक्स्ट्रा वाटर को सेल से एब्जॉर्ब करेंगे और उसको बॉडी से रिमूव कर देंगे। एग्जाम्पल दी हुई है यहाँ पर, पैरामीशियम में 2 कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो कि हमारे पास ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन को परफॉर्म कर रही हैं। इन पैरामीशियम 2 कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट इज विच परफॉर्म ऑस्मो रेगुलेटरी। इंशाल्लाह अब हम अपने कल वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि यहाँ से लॉन्ग किस तरह बनता है और आपने उसको किस तरह लिखना है, और इस टॉपिक्स में से जो MCQs बनते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।